अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे कि हम अपनी राइटिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम कैसे अच्छे राइटर बन सकते हैं। मैं पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर और कोच हूं और इसी पर्सनल डेवलपमेंट के मौजू पर मेरी किताबें हैं जिनका बहुत अच्छा फीडबैक और रिस्पांस है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हम अपनी राइटिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम कैसे किताब लिख सकते हैं। तो मैं अपनी इस जर्नी से जो मैंने सीखा है, मैं चाहता हूं कि वो मेन पॉइंट्स आपके साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी एक अच्छे राइटर बन सकें। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि जो लिखना है, जो तहरीर है, वो बड़ी एक वैल्यूएबल चीज़ है। जो अल्फाज होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं, वो आपका माइंडसेट बदल देते हैं, वो पढ़ने वालों का, सुनने वालों का सोचने का अंदाज़ बदल देते हैं। अल्फाज आपको हील करते हैं, अल्फाज आपको मजबूत बनाते हैं, ये आपको हौसला और उम्मीद देते हैं, ये आपको इंस्पायर करते हैं, ये आपको एक नया विजन देते हैं, ये आपको बेबसी और मजबूरी की ज़िंदगी से निकालते हैं। तो लफ्ज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए तारीख़ में शुरू से किताबों की लिखने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आप ये जो लिखने का अमल है या जो लिखने का काम है, इसको बिल्कुल मामूली ना समझें, ये बहुत एक वैल्यूएबल चीज़ है। सबसे पहली बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो आपको अपने नेगेटिव ख्यालात जो हैं उनका मुकाबला करना है। आपके जहन में ये आ सकता है कि भला मेरा लिखा हुआ कौन पढ़ेगा, इसे कौन पसंद करेगा, इसे कौन पजीराई देगा। तो ये नेगेटिव ख्यालात हैं। तो सबसे पहले आपने इनका मुकाबला करना है कि आई एम वैल्यूएबल। ज़िंदगी ने जो मुझे सिखाया है, मैंने ज़िंदगी के अपने तजर्बात से जो सीखा है वो वैल्यूएबल है, वो दूसरों के काम आ सकता है। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपका जो काम है, जो आपका जो कंटेंट है वो कीमती है और वो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसी तरह एक नेगेटिव ख्याल ये आ सकता है कि मार्केट में पहले से बहुत सैचुरेशन है, बहुत से लोग लिख रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, तो मेरा लिखा हुआ कौन पढ़ेगा। तो आपने उस वक्त भी जो अपना कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखना है कि मेरे पास जो यूनिकनेस है, जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है वो डिफरेंट है और जो कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ वो और कोई नहीं कर सकता। इसी तरह हो सकता है कि शुरू में आपको नोटिस ना किया जाए, आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। तो आपने इसको भी समझना है कि फेलियर भी आ सकती है, रिजेक्शन भी आ सकती है, डिसअपॉइंटमेंट भी आ सकती है, लेकिन अगर आप अपना सफ़र जारी रखेंगे तो बिल आखिर आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। एक बड़ा फेमस नावलिस्ट है स्टीफन किंग, उसने राइटिंग के हवाले से एक किताब भी लिखी है ऑन राइटिंग। उसमें वो ये कहता है कि उसको जब उसने अपना शुरू सफ़र किया तो उसको इब्तदा में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और उसके पास जो रिजेक्शन की स्लिप्स थी जो पब्लिशर्स की तरफ से आती थी, वो कहता है कि मैंने घर में एक की लगाया हुआ था और उस पर मैं वो रिजेक्शन की स्लिप लगाता था, जिसका मतलब ये होता था कि आपका काम हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वो ये कहता है कि एक वक्त ऐसा आ गया कि उस कील पे मज़ीद जगह ना रही रिजेक्शन की स्लिप्स लगाने की, तो मैंने एक नई जगह क्रिएट की और उस पर वो स्लिप रखने लग पड़ा। लेकिन उसने अपने सफ़र को छोड़ा नहीं, उसने गिव अप नहीं किया और आज वो एक बड़ा फेमस नावलिस्ट है। तो आप भी याद रखें, हो सकता है कि आपको शुरू में नोटिस ना किया जाए, आपको शुरू में उस तरह पजीराई ना मिले, लेकिन जब आप लिखते रहेंगे, अपने क्राफ्ट को बेहतर बनाते रहेंगे तो बिल आखिर आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास इंस्पिरेशन के हवाले से कुछ ऐसे ख्यालात हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं हैं। हमारे यहाँ आमतौर पे ये तस्वर पाया जाता है कि जब मेरा मूड अच्छा होगा, जब मैं रेडी हो जाऊँगा, फिर मैं लिखूँगा। लेकिन आपने इसमें भी ये सीखना है कि एक्ट योर वे इनटू फीलिंग। आप एक टाइम फिक्स करें, अपनी एक जगह महसूस करें, स्पेसिफिक जगह, और अपने जो लिखने का स्केड्यूल है उसको फॉलो करें, रोज़ाना लिखें। लिखना जो है एक बेसिकली एक डिसिप्लिन है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ला सकते हैं तो आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो आप कभी इन एक्सक्यूज़ के पीछे मत छुपें कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। आप हमेशा अपनी जो रूटीन है, जो आपका डिसिप्लिन है, उसको ज़रूर फॉलो करें और कोशिश करें कि अपनी एक स्पेस रखें और उसी पर काम करें। इस तरह आपको अपनी जो प्रोफेशनल और क्रिएटिव जो काम करने में उसमें ज़रूर मदद मिलेगी। अच्छा, एक और काम ये आपने करना है कि वन स्टेप एट अ टाइम। एक बड़ी फेमस राइटर हैं और उन्होंने एक राइटिंग के ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है, एन ले मॉट। उनकी किताब का नाम है बर्ड बाय बर्ड। ये कहती हैं कि मेरा जो भाई था
वो जब स्कूल में पढ़ता था, उसकी उम्र 10 साल थी, तो उसको स्कूल में से एक प्रोजेक्ट मिला। उसने जो बर्ड्स हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन डेडलाइन बिल्कुल करीब आ गई और उसने बिल्कुल काम नहीं था किया। तो मेरे फादर ने एक बात कही जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, बर्ड बाय बर्ड, टेक इट बर्ड बाय बर्ड। बेटा पहले एक परिंदे पे करो, फिर आप दूसरे पे करो और फिर आप तीसरे पे। इस तरह करते 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 आप एक बड़ा टास्क जो है उसको अचीव कर लेते हैं। तो आप भी याद रखें, वन स्टेप एट अ टाइम। आप जब इस तरह टास्क को देखेंगे तो एक बड़ा टास्क जो है उसको भी करना आसान हो जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ एक तस्वर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं राइटर्स ब्लॉक, कि इन दिनों पे मेरे अंदर कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना टॉकर्स ब्लॉक, कि इन दिनों मेरा बोलने को दिल नहीं चाह रहा, इन दिनों मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो इसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस है, राइट एज यू टॉक। उस तरह लिखें जिस तरह बोलते हैं। आज की दुनिया में आप याद रखें, सिर्फ गेम आइडियाज़ की है। अगर आप अच्छे आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरह आप बोलते हैं, अगर आप उस तरह उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप एक वैल्यूएबल काम कर सकते हैं। इसी तरह आप ये करें, अपने पास एक नोटबुक रखें, अपने पास एक डायरी रखें और उसमें आइडियाज़ को लिखें। जो आइडियाज़ आपको इंस्पायर करते हैं, जिनको बारे में आप लिखना चाहते हैं, जिन पर आप काम करना चाहते हैं, उनको नोट करें, उनको लिखें। एक डायरी अपने पास रखें और उस पर ये जो कलेक्शन अपनी इसको बनाते जाएं। एक बड़ी अहम स्ट्रैटेजी है विजुलाइज करना। आप आंखें बंद कर तसव्वुर करें कि ये जो राइटिंग है, ये जो तहरीर है, ये जो किताब है, ये मैंने लिखी है। उसको विजुलाइज करें, अपने इमेजिनेशन की आंख से देखें और अपने अंदर फीलिंग लेकर आएँ कि आप इसको अचीव कर चुके हैं। जो विजुलाइज करना है ये बड़ी एक शानदार एक्टिविटी है। ये आपको जो एक्चुअल आपकी आउटकम है उस तक ले जाती है। इसी तरह आप एक और काम कर सकते हैं। आप कोई तहरीर है जिस पे किसी राइटर का नाम लिखा हुआ है, उसकी तस्वीर लगी है, आप उसके ऊपर अपना नाम पेस्ट करें और उसकी तस्वीर की जगह अपनी तस्वीर लगाएं और उसको बार बार देखें। ये भी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको एतमाद देगी। अच्छा, इसी तरह आप कोई मॉकअप बुक बना सकते हैं, जैसे डमी है। आप एक किताब लें, उसके ऊपर अपना टाइटल लिखें, उस पर अपना नाम लिखें और उसको बार बार विजुलाइज करें, उसको बार बार देखें। इस तरह भी आपको एतमाद मिलेगा और आप लिख सकेंगे। एक और बात याद रखें कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है किसी भी चीज़ का, किसी कॉलम का, किसी तहरीर का, हो सकता है वो इतना अच्छा ना हो, वो एक तरह से मैस हो, वो बड़ा टेरिबल सा हो। लेकिन आपने इससे घबराना नहीं, आपने उस ड्राफ्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप एक नया ड्राफ्ट उसकी बेस पर बना सकते हैं। लेकिन जब ब्लैंक पेज होगा उसको आप कभी एडिट नहीं कर सकते। तो आप जो राइटर भी जो लिखते हैं, जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, उनको भी हैरत होती है कि ये हमने लिखा है। तो आप भी कभी इससे ना घबराएं कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो अच्छा नहीं है। आप उसको इम्प्रूव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके काम में निखार आता जाएगा। एक और काम जो आप अच्छा कर सकते हैं, वो अपने आप को राइटर आज से डिक्लेयर कर दें। आप इसका इंतज़ार ना करें कि जिस दिन लोग आपको तस्लीम करेंगे उस दिन आप राइटर हैं। आप ये लिख कर अपने पास रख लें, आई एम ए राइटर। अब स्मॉल विन्स के ज़रिए छोटे छोटे एविडेंस कलेक्ट करें, लिखें और अपनी इस आइडेंटिटी को मजबूत बनाते जाएं। लेकिन सबसे पहले आपने डिक्लेयर करना है, आई एम ए राइटर। एक और काम करें, आपने रीड करना है, रीड अ लॉट। एक बड़ा फेमस नावलिस्ट है नील गेमैन, वो ये कहता है कि जब मैं छोटा था, मेरी उम्र 8-10 साल थी, तो मेरे पेरेंट्स काम पर जब जाते थे तो मुझे लाइब्रेरी में छोड़ जाते थे। वहाँ पे मैं भूतों की, चुड़ैलों की, जादू की, रॉकेट साइंस और साइंस फिक्शन, मैं इस तरह की किताबें पढ़ता था। और वहाँ के लाइब्रेरियन भी बड़े अच्छे थे, वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते थे और मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट करते थे। तो वो ये कहता है कि मेरा जो बचपन है वो किताबों में गुजरा। तो आपने इससे सीखना ये है कि रीड अ लॉट। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, जब आप अपने जो डोमेन है उसमें पढ़ेंगे, इससे आपको लिखने में आसानी मिलेगी। जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो आपको हज़ारों शेर याद होने चाहिए। इसी तरह जो आपका डोमेन है जिसमें आप काम करते हैं, उसमें आप बड़ा अच्छा, जो अच्छी किताबें हैं उनको पढ़ें। इस तरह आपको लिखने में आसानी होगी। एक और चीज़ आपने करनी है, राइट अ लॉट। लिखें, रोज़ाना लिखें। इससे आप, इस प्रैक्टिस से आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। इसके साथ साथ आपको लर्न भी करना है।
आप सिर्फ राइटर नहीं हैं, बल्कि आपने अपना काम दूसरों तक पहुंचाना भी है। तो आपने सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में और कॉपी राइटिंग के बारे में, इन चीज़ों के बारे में भी पढ़ें। कोई वर्कशॉप है तो उसको ज़रूर अटेंड करें। ये चीज़ें आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल साबित होंगी। जैसे कॉपी राइटिंग है, वो आपको सिखाएगी कैसे इमोशंस को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे साइकोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, स्टोरी टेलिंग को इस्तेमाल किया जाता है और अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। तो आप ये जो नई स्किल्स हैं कि कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना जाता है, इनके बारे में ज़रूर सीखें। और एक काम आपने करना है कि अपनी नीश डेवलप करें। आपका एरिया क्या है? आप हर चीज़ पे माहिर नहीं बन सकते। आज की दुनिया माहिरीन की दुनिया है और ये माहिरीन को रिस्पेक्ट देती है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने एरियाज़ को फाइनल करें कि ये मेरी एरियाज़ हैं, मैं इन पे लिखूंगा। आप हर चीज़ के बारे में मत पढ़ें, बल्कि जो आपके मेन एरियाज़ हैं उन पे पढ़ें और उनके बारे में ही लिखें। एक और काम ये कर सकते हैं आप कि जो कम्युनिटी है राइटर्स की, जो अच्छा लिखने वाले, जैसा आप लिखना चाहते हैं, उनके साथ एसोसिएट हों। जब जैसे लोगों के साथ आप एसोसिएट होते हैं, जैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, आप बिल्कुल वैसे बन जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके दोस्त ने किताब लिखी है तो आपके लिए भी थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती है कि आप भी वो काम कर सकते हैं। तो अपनी कम्युनिटी जो है उसको चेंज करें, ऐसी कम्युनिटी में जाएं, ऐसी कम्युनिटी से एसोसिएट हों जो लिखने वाले, पढ़ने वाले, किताबों पे बात करने वाले। और एक आखिरी काम जो आपको करना है, जहाँ से आपका कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपका पर्पस है। अब आपको जो राइटिंग है वो आपको फाइनेंशियल फ़ायदा भी दे सकती है, आपको फेमस भी बना सकती है, लेकिन जो सबसे पहला काम आपने रखना है कि जो मेरा लिखा हुआ है उसका पर्पस क्या है। असल में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपके पर्पस से आएगा। इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। एक बड़े अच्छे राइटर हैं, वो अपनी तहरीर को या अपने कॉलम को वो ये कहते हैं कि ये मोहब्बतनामा है, क्योंकि वो अपने काम को एक मिशन की तरह देखते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो मैंने अपने रीडर के लिए लिखा है, ये मैंने इतनी मोहब्बत से लिखा है कि ये कॉलम नहीं है, ये मोहब्बतनामा है। अच्छा, इसी तरह एक बड़ी फेमस नॉवलिस्ट टोनी मॉरिसन, उसने बड़ी मुशक्क़त वाली ज़िंदगी गुजारी। वो अकेली औरत थी, उसके 2 बच्चे थे और वो सारा दिन मुशक्क़त में गुजारती थी, लेकिन उसके पास लिखने के लिए, उसके पास कहने के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था। तो वो सुबह 4 बजे उठ के कहानियाँ लिखती, ये जो रंग और नस्ल की बुनियाद पे इंसानों में जो तफरीक की जाती है, वो इसको ख़त्म करने के लिए कहानियाँ लिखती। तो जब आपके पास पावरफुल मैसेज होता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है, और फिर आप इन बातों पे परेशान नहीं होते कि मेरा असलूब कैसा है, मुझे पजीराई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या इस फील्ड में मैं एंटर हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। तो आपका फोकस आपके मैसेज की अहमियत पर होना चाहिए कि मेरे पास एक ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है जिसका लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। आपके पास एक बड़ा पर्पस भी होना चाहिए लिखने के लिए।